देखते हैं दोस्तों, ये 25 दिसंबर का न्यूज है जो उसके कटिंग से हम लोग कर रहे हैं न्यूज़पेपर। तो भोजपुर के 220 गांवों की फसलों में अधिक आर्सेनिक की मात्रा देखी जा रही है। और ये कैसे आ रहा है तो आप जान सकते हैं, ये गंगा नदी के जो तटवर्ती वाला क्षेत्र है वहाँ से आर्सेनिक निकलता है और ये पूरे बहाव यानी बाढ़ से क्या हो जा रहा है फैल जा रहा है। जब स्वास्थ्य अभियान विभाग के द्वारा जांच किया गया तो उससे पाया गया कि भोजन में अधिक मात्रा में आर्सेनिक का यूज हो रहा है, जिसके कारण से कैंसर और इसके अलावा अन्य बीमारियां होने की संभावना है। इसके लिए तो हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे तो आर्सेनिक के बारे में, तो उसके बारे में जानते हैं। आर्सेनिक का परमाणु संख्या कितना होता है? 33 होता है। तो याद रखिएगा, आर्सेनिक का परमाणु संख्या 33। और इसकी अधिकता से क्या होगा? कैंसर रोग होता है। जब कैंसर रोग हो जाएगा तो इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो डॉक्टर क्या करते हैं इसके लिए? कोबाल्ट 60 का उपयोग करता है या फिर आयोडीन 131। यदि किसी व्यक्ति को रक्त कैंसर हो जाता है तो उसको उसके इलाज के लिए फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। अब इसमें न्यूज में रहा कि गंगा नदी के बहाव से ही आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में। इसमें पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे जिससे कि पूरी तरीक़ा से ये टॉपिक कवर हो जाए। इसमें करंट के साथ साथ पूरा टॉपिक को भी क्लियर करते चलेंगे। तो गंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम जानते हैं कि गंगोत्री हिमनद, जिसको गोमुख कहा जाता है, ये उत्तर काशी जिले उत्तराखंड से निकलती है। इसका मोहाना जहाँ पर जाकर गिरती है उसको मोहाना कहा जाता है और इसको बंगाल की खाड़ी में ये नदी जाकर गिर जाती है। गंगा नदी जो निकलती है आपका गंगोत्री हिमनद से और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी जो है हरिद्वार में प्रवेश करती है और ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है। याद रखना है कि भारत की सबसे नदी घाटी वाले नदी कौन सा है? तो आपका ये गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई देखें तो 2525 किलोमीटर है। वहीं बिहार स्पेशल को जोड़कर इसमें पढ़ लेते हैं तो बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। और बिहार में यह प्रवेश बक्सर के चौसा के पास करती है। बक्सर के चौसा के पास ये बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में ये कहाँ निकलती है? तो कटिहार के मनिहारी में। और आप बताएं, कटिहार के मनिहारी में ही क्या है? गोगाबिल झील है। मनिहारी की बात करते हैं तो इसको देख लेते हैं। तो ये गोगाबिल झील आपका कहाँ है? कटिहार के मनिहारी में ही है। और ये प्रवासी पक्षी के लिए ये उपयुक्त स्थान है। और इसका जो जल मिलता है, गोगाबिल झील को जल कहाँ से मिलता है? तो इसको महानंदा नदी से इसके जल की प्राप्ति होती है। और ये गंगा नदी का जो है पूरी जो बिहार में सीमा बनाता है तो कितने ज़िलों के साथ? तो 12 ज़िलों के साथ बनाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये कटिहार की जो मनिहारी है ये जनजाति वाला क्षेत्र है, जिसको अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और एक बताना है कि बांका के कौन सा स्थान से जहाँ पर ये चुनाव जो लड़ा जाता है, 2 सीट, एक मनिहारी और दूसरा आप कमेंट करके बताइए। हम ये हिंट दे दिए बांका जिला में है। बांका जिला के किस क्षेत्र से 2 सीट जनजाति क्षेत्र का सीट है। और इसके अलावा यदि बताएं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का यदि बात करें तो 5वीं अनुसूची में इसका पूरी तरीक़ा से प्रशासन के बारे में दिया गया है। और इसके अलावा आप बताइएगा किन 4 राज्यों के लिए अनुसूची 6 में वर्णित किया गया है कि उसके अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों के लिए प्रशासक का क्षेत्र रखा गया है। उन 4 राज्यों का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए दूसरा न्यूज़ देखते हैं। उसमें सूर्य के सबसे करीब पहुंचकर इतिहास से रचेगा नासा का पार्कर। तो ये नासा द्वारा क्या कर रहा है? देखिए, सूर्य के बाहरी वातावरण जिसको क्या कहा जाता है? कोरोना। यानी हम लोग जानते हैं कि सभी वैज्ञानिक अपने अपने दृष्टिकोण से, जैसे मंगलयान, चंद्रयान, अब उसको इसके अलावा सूर्ययान, और भारत का भी कुछ जैसे रहा आदित्य
मिशन, जिसको L1 लैग्रेंज पॉइंट पे यदि रखा गया है भारत के द्वारा, और उससे क्या कर रहे हैं, सूरज के वहाँ पर क्या गतिविधि हो रहा है उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। तो वही नासा भी क्या चाह रहा है कि सूरज के इतना करीब पहुंचकर इसका क्या करेंगे, सूरज के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेंगे, और सूरज के बाहरी वातावरण को क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। तो इसके अलावा अब सूरज की पूरी संरचना के बारे में जान लेते हैं। अभी जैसे बताए कि पूरे 360 डिग्री इसका एनालिसिस करेंगे, तो वही करने हम लोग जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग इसको देखते रहिए। तो आइए, तो सूरज का संरचना, तो सबसे आंतरिक जो भाग होता है सूरज का, उसको क्रोड कहा जाता है या कोर कहा जाता है। और यही क्लोर और कोर वाले भाग में नाभिक संलयन होता है। नाभिक संलयन का मतलब है कि दो छोटे छोटे कण आपस में क्या होता है कि मिलता है और एक बड़े कण का निर्माण करता है। तो वही कि इसमें सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में अभिक्रिया करता है, फिर वो हीलियम का निर्माण करता है। यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलने से हीलियम का निर्माण करता है। ये किसके कारण, तो ये नाभिकीय संलयन के कारण। और सबसे अधिक यदि टेम्परेचर देखें तो ये आंतरिक भाग का है, जिसका नाम क्या है, क्रोड है। इसके बाद यदि बात करें, दूसरा है नंबर पे आपका इसमें विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में क्या होता है कि ऊष्मा का प्रवाह होता है, और ये जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, इसी ऊष्मा प्रवाह को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ये जो विकिरण क्षेत्र सूर्य से निकलने वाली किरण है, और ये जो सूर्य का विकिरण क्षेत्र है, और यहाँ से जो ऊष्मा प्रवाह होता है, उसी ऊष्मा प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। तीसरे नंबर की बात करें तो संवहन क्षेत्र इसको कहा जाता है। और संवहन क्षेत्र सूर्य का जो तीसरा भाग होगा वो क्या होगा, संवहन क्षेत्र होगा। और इसी संवहन क्षेत्र में को क्या कहते हैं हम लोग, संवहन क्षेत्र में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और ये किसके सहायता से होता है, तो गैसों की सहायता से। यदि सूर्य में कह दें कि ऊष्मा का स्थानांतरण किसके सहायता से होता है, तो गैसों की सहायता से होता है। वहीं आपको बता दें कि चौथे नंबर की यदि बात करें तो चौथा नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया, उल्टा हो गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि चौथे नंबर पे आपका जो होगा वो आपका होगा प्रकाश मंडल। और यही प्रकाश मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी वातावरण कहते हैं, जिसको हम लोग नंगी आँखों से जो देख सकते हैं। तो सूर्य का यही प्रकाश मंडल वाले भाग को हम लोग देख सकते हैं। और इसका टेम्परेचर 6000 सेंटीग्रेड होता है, 6000 सेंटीग्रेड होता है। और इसी प्रकाश मंडल में हम लोग जो सौर धब्बा देखते हैं, जिसको सौर कलंक कहते हैं, यहीं पर होता है। किस मंडल में, तो प्रकाश मंडल में। सौर कलंक की घटना किस मंडल में होता है, सूर्य के, तो सूर्य के प्रकाश मंडल वाले क्षेत्र में सौर कलंक या सौर धब्बा की घटना होता है। और सौर धब्बा या इसका सौर कलंक का जीवन चक्र कितना होता है, तो 11 से 12 वर्ष होता है। और इसका टेम्परेचर की यदि बात करें तो 4600 टेम्परेचर होता है। वहीं आप लोग देखिए पाँचवें नंबर पे आपका है वर्णमंडल। और वर्णमंडल ये सूर्य के समय जो क्या होता है, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उसी समय यह दिखाई देता है, लाल रंग का, या फिर इसका लाल रंग का आभा बनता है या छाया जो बनता है, उसको बोलते हैं सौर मंडल। इस सौर मंडल का यानी ये वर्ण मंडल वाला भाग, यानी सूर्य का वर्ण मंडल वाला भाग किसको कहेंगे, तो वर्ण मंडल को ही क्या कहते हैं, सूर्य का। और ये कब दिखता है, ये जब सूर्य ग्रहण लगता है तब ये दिखाई देता है। वहीं आप इसके लास्ट यानी सबसे बाहरी वाले भाग की बात करें, जिसका नाम क्रीट या फिर कोरोना है। क्रीट या फिर क्या है, कोरोना है। और ये कब दिखाई देता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो ये हल्के पीले या सफ़ेद रंग के दिखाई देता है। तो आप लोग को ये पता चल गया कि सबसे बाहरी भाग कब दिखाई देगा, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। और ये कैसा कलर इसका होगा, तो हल्का पीला या फिर सफ़ेद होगा। और वहीं एक और बताएं कि सूर्य ग्रहण के बाद लाल दिखाई देता है, तो कौन सा, तो आपका लाल आभा जो दिखाई देगा वो वर्णमंडल का दिखाई देता है। तो ये दो न्यूज में था, तो इसका हम पूरी जानकारी दे दिए। और यदि इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF आप ले सकते हैं ब्रेन बूस्टर ISPCS टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पूरा PDF ले सकते हैं। और आप लोग को कैसा ये लगा
इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज के लिए सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।